है function has two types. First is your predefined and now second one is your user defined. जो user defined होता है, user defined has the two types. First is your call by value and second one is your call by reference. Okay, fine. This is a optional that depends on the program requirement. Okay, 30 हो चुकी है. अब आपके माइंड में ये था कि नहीं सर 30 अगर यहाँ पे है तो 30 यहाँ पे भी तो आना चाहिए. नहीं, ये कॉल बाय वैल्यू है. इसमें अगर आपके फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस होती है तो वो फंक्शन के अंदर तक सीमित रहती है, उसका रिफ्लेक्शन थ्रू आउट द प्रोग्राम नहीं होता. कॉल बाय रेफरेंस में अगर आप प्रोग्राम में इंटरनली चेंज करते हो तो उसका थ्रू आउट द रिफ्लेक्शन पूरे प्रोग्राम में होता है. दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस. जो 10 and value inside method 30 and then after method call 10, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया हुआ है. Okay, now this is the practical implementation of call by value. Okay, thank you very much. जैसा कि हम फंक्शन में कर रहे थे, तो अपना ये प्रोग्राम है कॉल बाय वैल्यू का. जैसा कि फंक्शन दो तरह का होता है, मैंने आपको पहले बताया. फंक्शन हैज टू टाइप्स. फर्स्ट इज योर प्री डिफाइंड एंड नाउ सेकंड वन इज योर यूजर डिफाइंड. जो यूजर डिफाइंड होता है, यूजर डिफाइंड हैज द टू टाइप्स. फर्स्ट इज योर कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड वन इज योर कॉल बाय रेफरेंस. ओके फाइन. तो हमारा ये प्रोग्राम बना हुआ है कॉल बाय वैल्यू का. ओके, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि फंक्शन आपका भले ही रिटर्नेबल हो या नॉन रिटर्नेबल हो, दैट डजंट मैटर, बट वो पैरामीटराइज होना चाहिए. यू गॉट इट. ये इसका एक रूल है कॉल बाय वैल्यू का. फंक्शन मस्ट हैव पैरामीटराइज आर्ग्यूमेंटल. ओके, तो चलिए अब आप प्रोग्राम मैं आपको समझाता हूं, फिर इसका मैं आपको प्रैक्टिकल रन करके बताऊंगा प्रॉपर वे में. तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास इज योर कॉल बाय वैल्यू. ओके, क्लास का नाम मेरा क्या है? कॉल बाय वैल्यू. तो इसके ऊपर वैसे दो ऑप्शनल होते हैं. जैसे एग्जांपल मैं कह सकता हूं कमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द कॉल बाय वैल्यू, एनी सुटेबल एग्जांपल. ओके, कमेंट मैंने यहां पे नहीं बनाया. ओके, नाउ सेकंड वन इज योर इंपोर्ट java.util. अगर मेरे को इनपुट नहीं करवाना तो मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट java.util.star पैकेज की यहाँ पे जरूरत नहीं है. तो इसलिए मैंने इन दोनों सेक्शंस को मैंने खाली छोड़ दिया, बिकॉज दिस इज ए ऑप्शनल दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट. ओके, तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं. यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लास का नाम लिया कॉल बाय वैल्यू. मैंने क्लास का मीनिंगफुल नाम लिया. क्यों लिया ऐसा? क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये जो प्रोग्राम बनने जा रहा है वो हमारा कॉल बाय वैल्यू का है. ओके फाइन. तो चलिए आप यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी ले सकते हो, दैट डजंट मैटर. तो मैंने क्लास का नाम लिया कॉल बाय वैल्यू. ओके, नाउ सेकंड वन इज योर, मैंने लिया void change इंटीजर x. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपने कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपका फंक्शन रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है, दैट डजंट मैटर, बट वो आर्ग्यूमेंटल होना चाहिए. यू गॉट इट. तो यहां पे आपका फंक्शन कौन सा है? एक पैरामीटर आपने यहां पे पास किया, एक आर्ग्यूमेंट आपने इस फंक्शन के अंदर पास किया, और जो फंक्शन का नाम है वो है चेंज. void change integer x. ओके फाइन. नाउ दिस इज माय फंक्शन नेम चेंज, और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया x, और उस x के अंदर मैंने क्या किया? x इज इक्वल टू x प्लस 20, और मैंने यहां पे जाके उसको x को प्रिंट करवा दिया और मैंने फंक्शन बंद कर दिया. तो ये प्रॉपर क्या है? दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. फंक्शन की तीन चीजें होती हैं रजे, ध्यान से देखना. एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, एक होता है कॉल्ड फंक्शन, एक होता है कॉलिंग फंक्शन. जो कॉल्ड फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. जहां पे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन, और जहां पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलिंग ऑफ द फंक्शन. इज दैट क्लियर? और जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप. बेसिकली फंक्शन प्रोटोटाइप होता क्या है कि आपने एक बार फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया. लेट्स सपोज वो फंक्शन आपका रिटर्नेबल है और वो पैरामीटराइज है. उसके अंदर जो पैरामीटर आपने पास किए हैं वो आपने इंटीजर टाइप के पास किए हैं, और जो उसकी रिटर्नेबल है वो भी आपकी इंटीजर टाइप की है. राइट? मतलब दो चीजें आपने इंटीजर टाइप से बिलोंग करता हुआ फंक्शन आपने जनरेट किया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे फंक्शन बनाया इंटीजर शो इंटीजर इंटीजर.
ओके, ये मैं फंक्शन प्रोटोटाइप की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने फंक्शन की रिटर्नेबल बनाई इंटीजर, और फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास किए, वो भी इंटीजर टाइप के। इसका मतलब आपने फंक्शन का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया ताकि जब आप फंक्शन को कॉल करो और फंक्शन को जब आप डिफाइन करो, तो उसके अंदर जो आप पैरामीटर पास करोगे ना, वो भी आपके इंटीजर टाइप के ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उसका एक प्रोटोटाइप ऊपर बना के रख दिया। दिस इज कॉल्ड ए प्रोटोटाइप ऑफ योर फंक्शन, कि जो फॉर्मेट आपने एक बार ऊपर डिक्लेयर कर दिया, वही फॉर्मेट आपने थ्रू आउट द प्रोग्राम फॉलो करना है। अगर आपकी फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर की है, तो आप इंटीजर ही लोगे, आप उसकी जगह पे फ्लॉट नहीं ले सकते। दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन प्रोटोटाइप। अगर उसके अंदर 2 इंटीजर की हैं, तो आप जब आप फंक्शन को कॉल करोगे या जब फंक्शन को आप डिफाइन करोगे, तो उसके अंदर आप फ्लॉट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपने डिफाइन किया हुआ है, यहां पे डिक्लेयर किया हुआ है, सॉरी, कि आपने इंटीजर टाइप के ही इसके अंदर आर्गुमेंट पास करने हैं। दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन प्रोटोटाइप। इज दैट क्लियर? तो चलिए, यहां पे रजे मैंने क्या किया, क्लास के अंदर एक चेंज नाम का फंक्शन लिया, और चेंज को मैंने डिफाइन करके यहां पे बंद कर दिया। ओके, देन उसके बाद मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। आपको जैसा कि पता है कि मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन एक ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जावा के अंदर, जहां से हमारी एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और उस मेन फंक्शन से पहले हमने यहां पे 3 कीवर्ड लगाए हैं, एक पब्लिक लगाया, एक स्टैटिक और एक वॉइड। जैसा कि आप जानते हो राजे, वॉइड कीवर्ड किस लिए होता है? वॉइड होता है अगर आपका फंक्शन नॉन रिटर्नेबल है। ओके, तो आप वहां पे फंक्शन को वॉइड लगाओगे। तो अगर वो रिटर्नेबल होगा, तो यहां पे मैं डाटा टाइप मेंशन करूंगा। तो मतलब मेन फंक्शन मेरा एक ऐसा फंक्शन है, भले ही वो प्री डिफाइन है, लेकिन उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, वॉइड लगा दिया। वॉइड का मतलब क्या हुआ, मैं फंक्शन की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहता। दूसरी बात, स्टैटिक। अब आपको पता है कि फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, राइट? तो आप उस ऑब्जेक्ट के जरिए ही उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैंने मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए मेरे को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने इसलिए यहां पे एक स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया। स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली कब लगता है, जब आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, तो मैंने यहां पे स्टैटिक लगा दिया। अब ये मेन फंक्शन मेरा डायरेक्टली कॉल होगा। इज दैट क्लियर? तीसरी बात, पब्लिक लगा दिया। पब्लिक का मतलब क्या होता है, ये मेरे एक्सेस स्पेसिफायर है, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बोल चुका हूं। 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। सॉरी, प्राइवेट डाटा मेंबर क्या होते हैं? प्राइवेट डाटा मेंबर आर दोज मेंबर विच आर accessible, which are not accessible from outside the class. But in the case of public access specifier, public access specifier are those access specifier in which the data can be accessible from outside the class. मतलब जो आपके डेटा को एक्सेस करने की परमिशन क्लास के बाहर भी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ए पब्लिक। तो मतलब मैं मेन फंक्शन को पब्लिकली यहां पे डिफाइन कर रहा हूं। पब्लिकली डिफाइन करने का मतलब ये है कि मैं क्लास के बाहर इस मेन फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, दैट्स इट। ओके, और इसके बीच में मैंने क्या किया, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, दैट इज बिलोंग टू योर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो खैर मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगा, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज मेन फंक्शन। इसके पीछे मैंने 3 कीवर्ड लगाए, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। ओके, जिनका मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया। और रही बात स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये होते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। बट मैं ये आपको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि मेन फंक्शन के अंदर जब हम कमांड लाइन में कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, तब इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। ओके, नाउ अब मेन फंक्शन, हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट नहीं होगी। हमारे मेन फंक्शन, सॉरी, प्रोग्राम की जो मेन एग्जीक्यूशन है, वो हमारे मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। तो यहां इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिया, एक नंबर जो इंटीजर से बिलोंग करता है, एक वेरिएबल लिया नंबर, जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 10। ओके, तो कॉल बाय वैल्यू, तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया।
क्लास मेरी क्या थी, कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम इज व्हाट, देन यू कैन गिव एनी नेम दैट विल बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू इज द क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम आ गया मेरा यहां पे इज इक्वल टू न्यू, न्यू इज द ऑपरेटर विच एलोकेट्स द मेमोरी टू योर ऑब्जेक्ट एंड नाउ आफ्टर दैट कॉल बाय वैल्यू, दिस इज कॉल्ड ए कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर का जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पूरे का पूरी जो स्टेटमेंट है ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का है कि किस तरह से आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आपका फंक्शन पब्लिक होगा तो वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल होता है। तो अगर वो एक्सेसिबल होता है तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। लेकिन अगर वो फंक्शन मैंने स्टैटिक लगा रखा है तो इट मींस उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, कॉल बाय वैल्यू, तो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कॉल बाय वैल्यू, तो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहां पे मैंने आउटपुट मैसेज डिस्प्ले क्या करवाया, बिफोर मेथड कॉल, फंक्शन को कॉल करने से पहले ऑब्जेक्ट डॉट नम, मतलब वो मेरे को नम की वैल्यू क्या शो करेगा, 10। क्योंकि नम की वैल्यू यहां पे क्या है, 10 है। तो जैसे उसने ऑब्जेक्ट ने उस नंबर की वैल्यू को एक्सेस किया, प्रिंट किया, तो वो आपको 10 शो करेगा। क्योंकि नंबर की वैल्यू आपके पास 10 है। ओके, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट डॉट चेंज, अब उसने चेंज को कॉल किया, आपके फंक्शन को कॉल किया, और उसने देखो फंक्शन के अंदर यहां पे क्या है, एक आर्गुमेंट पास करने की अनुमति है। तो यहां पे भी उसने एक ही आर्गुमेंट पास किया, कौन सा, नंबर। नंबर किससे बिलोंग है, इंटीजर से। तो यहां पे भी मैंने क्या मेंशन किया है, इंटीजर। तो मतलब यहां पे मैं सिर्फ एक इंटीजर नाम का एक सिंगल आर्गुमेंट ही पास कर सकता हूं। तो नंबर की वैल्यू यहां पे क्या थी मेरे पास, 10। तो यही वैल्यू मेरी यहां पे पास होगी एक्स में। तो जो नंबर की वैल्यू यहां पे 10 है वही मेरी यहां पे एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। और यहां पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो यहां पे वो x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 30। इज दैट क्लियर? नाउ अब बात ये आ रही है रजे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर द मेथड कॉल, तो नंबर की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, यहां पे नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, obj डॉट नंबर। तो नंबर की वैल्यू मेरे पास यहां पे ओनली 10 ही रहेगी। द क्वेश्चन इज दिस, यहां पे वैल्यू मेरी 10 क्यों रहेगी, वो इसलिए क्योंकि यहां पे जो मैंने पहली बात तो ये है कि फंक्शन के अंदर जब मैं यहां पे नम पास किया, नम की वैल्यू तो 10 है, ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जब यही 10 मेरा नंबर मेरा डायरेक्ट कॉपी होगा मेरे इस डिफाइनिंग फंक्शन के सेक्शन में, तो इसको मैं बोलूंगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो जब मेरा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली कॉपी होगा मेरे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में, तो इसी चीज को मैं बोलूंगा कॉल बाय वैल्यू। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपका एक्स है वो आपके नंबर्स को उसकी वैल्यू से कॉल कर रहा है, यानी कि x की तो अपनी खुद की वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपने यहां पे वैल्यू पास की, ठीक है, तो यही वैल्यू आपकी डायरेक्ट x में कॉपी हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड ए कॉल बाय वैल्यू। यू मीन टू से कि x नम को उसकी वैल्यू से कॉल कर रहा है। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पे हमारे पास वैल्यू 10 क्यों आई, क्योंकि ध्यान से देखना रजे, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो आपके x में चेंज हुआ, जो आपके लोकल फंक्शन में चेंज हुआ, उसका रिफ्लेक्शन फंक्शन के बाहर कभी भी नहीं होता। यहां पे मैंने नम को प्रिंट किया, नम की वैल्यू मेरे पास 10 नहीं रही, बल्कि यहां पे x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 30 हो चुकी है। अब आपके माइंड में ये था कि नहीं सर 30 अगर यहां पे है तो 30 यहां पे भी तो आना चाहिए था ना। नहीं, ये कॉल बाय वैल्यू है। इसमें अगर आपके फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस होती है तो वो फंक्शन के अंदर तक सीमित रहती है, उसका रिफ्लेक्शन थ्रू आउट द प्रोग्राम नहीं होता। ऐसा तब होता है जब आप कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम बनाओगे। कॉल बाय रेफरेंस में अगर आप इन प्रोग्राम में इंटरनली चेंज करते हो तो उसका थ्रू आउट द रिफ्लेक्शन पूरे प्रोग्राम में होता है। दैट इज कॉल्ड ए कॉल बाय रेफरेंस, जो कि हमारा इससे अगला प्रोग्राम है।
Is that clear, Ajay? Now this is called a call by value, one of the best example. Is that clear, all of you? Okay, तो अभी हम इससे अगला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस का. थैंक यू. नोटी बंद कर. तो आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्लूजे सॉफ्टवेयर and after that you have to create a new class, you know very well. Then double click on call by value, this is the class name, and then यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्रोग्राम बनाया कॉल बाय वैल्यू का, सेम प्रोग्राम जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको बनाया था, आपके लिए बनाया था. क्लास कॉल बाय वैल्यू वॉइड चेंज इंटीजर x इज इक्वल टू x प्लस 20, ये सारा प्रोग्राम मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट्स. तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको रन करके दिखाना है. तो जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा, देन देयर इज नो एरर, एनी सिंथेटिकल और लॉजिकल और एग्जीक्यूशन एरर इज नथिंग. नाउ यू हैव टू क्लोज दिस प्रोग्राम. देन आफ्टर दैट राइट क्लिक ऑन दिस, देन यू हैव टू कॉल द मेन फंक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगा रखा था. तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल करता हूँ, देन ओके, एंड नाउ यू कैन सी बिफोर मेथड कॉल 10 एंड वैल्यू इनसाइड मेथड 30 एंड देन आफ्टर मेथड कॉल 10, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया हुआ है. ओके, नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉल बाय वैल्यू. ओके, थैंक यू वेरी मच. तो स्टूडेंट्स, अब अगला जो टॉपिक है हमारा कॉल बाय रेफरेंस का. इससे पिछला टॉपिक जो था हमारा वो था कॉल बाय वैल्यू का. अब हम डिस्कस करेंगे रजे कॉल बाय रेफरेंस का. ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉल बाय रेफरेंस का. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक क्लास मैंने जनरेट की जिसका नाम है टेस्ट. ओके, और उस क्लास के अंदर मैंने यहां पे एक नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया. अब और यहां पे मैंने क्या किया, वॉइड चेंज टेस्ट टी. अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं. यहां पे मैंने एक फंक्शन लिया जो कि नॉन रिटर्नेबल है, विद पैरामीटराइज है. बट अब क्वेश्चन यहां पे ये आ रहा है कि इस फंक्शन के अंदर मैंने जो पैरामीटर पास किया है वो एज ए ऑब्जेक्ट किया है. जो कॉल बाय रेफरेंस में था, जो मैंने उसके अंदर पैरामीटर पास किया था, वो मेरा एज ए नॉर्मल वेरिएबल था. प्री डिफाइंड डाटा टाइप के साथ मैंने वेरिएबल किया था, तो वो हमारा कॉल बाय वैल्यू का था. अब कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या है, जो हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करेंगे वो हमारा एज ए ऑब्जेक्ट होगा. ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया, टेस्ट इज द क्लास नेम, देन यू कैन गिव एनी नेम, तो वो हमारा एज एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो यहां पे टी क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट. द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट? ऐसा आर्ग्यूमेंट जो आपने ऑब्जेक्ट लेना फंक्शन के बीच में, वो एज ए पैरामीटर होना चाहिए आपका, दैट विल बिकम ए ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट. तो यहां पे मैंने क्या किया, एक चेंज नाम का फंक्शन लिया, उसके अंदर जो मैंने पैरामीटर पास किया वो मैंने एज ए ऑब्जेक्ट पास किया. ओके, ऑब्जेक्ट कैसे किया, मैंने क्लास नेम के जरिए. ओके, तो अगर मैं यहां पे सिंपल इंटीजर लिख देता तो ये मेरा क्या हो जाता है, एक तरह से कॉल बाय वैल्यू बन जाता. ओके, तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए क्या जरूरी होता है, पैरामीटर हो आपका एज ए ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ तो इसके अंदर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट नंबर. मतलब हमेशा देखो, जो हमारा डॉट ऑब्जेक्ट डॉट हम लगाते हैं वो दो तरह से मेंबर फंक्शन को कॉल करता है, एक डाटा मेंबर को और एक मेंबर फंक्शन को. इज दैट क्लियर? एक डाटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन. ये जो नम है मेरा, ये क्या है, ये मेरा है डेटा मेंबर. डेटा मेंबर. ओके, अब यहां पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा मेंबर नेम मेरा नम है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नम प्लस 50. मतलब जो मेरे इस नंबर की वैल्यू होगी उसमें मैं 50 नंबर और ऐड कर दूंगा. ओके, और फंक्शन मैंने यहीं पे बना के इसको डिफाइन करके यहीं पे ही खत्म कर दिया. पहले इतनी बात क्लियर होगी. आपने एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने पब्लिक
डाटा मेंबर लिया num और एक चेंज नाम का फंक्शन लिया जो कि नॉन रिटर्नेबल विद पैरामीटराइज है, लेकिन जो पैरामीटर है वो आपने यहां पे ऑब्जेक्ट पास किया, इसी ऑब्जेक्ट ने num प्लस 50 कर दिया। इज दैट क्लियर? नाउ अब जैसा कि आप ये जानते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स यू नो वेरी वेल, आप ये कॉल बाय वैल्यू में यार ये सारे का सारा सेंटेंस आप देख चुके हो। ओके, अब बात ये आ रही है टेस्ट, टेस्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ये भी आपका क्लियर है फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन फंक्शन के नीचे आप सबसे पहले आप उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जिसका नाम है ओबीजे आपने रखा है, क्योंकि ये मीनिंगफुल होना चाहिए आपका। ओके, तो यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब इसी ऑब्जेक्ट ने पहले नम को इनिशियलाइज किया, उसी नम डाटा मेंबर को इनिशियलाइज किया। अब देखो ये नम मेरा बाय डिफॉल्ट पब्लिक था, इसलिए ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल है। ओके, अगर ये नम मेरा प्राइवेट होता ये क्लास के बाहर कभी भी नहीं एक्सेसिबल होता। ये एक्सेस स्पेसिफायर का ध्यान रखियो आप। पब्लिक data member are those member which are accessible from outside the class, but in the case of private data member are those member which are not accessible from outside the class. Now अब मैंने यहां पे num की वैल्यू क्या कर दी 100 और system.out.println यहां पे मैंने क्या किया before method call object.num, अब वो क्या करेगा num की वैल्यू मेरे को क्या देगा 100। पहली बात क्लियर होगी, तो यहां पे उसने num की वैल्यू मेरे को 100 दे दी। अब यहां पे क्या किया ऑब्जेक्ट डॉट चेंज ऑब्जेक्ट, तो इट मींस जो ऑब्जेक्ट यहां पे मेरे पास 100 था मैंने 100 यहीं पे पास कर दिया ऑब्जेक्ट के जरिए। ओके, और यहां पे मेरा मेंबर फंक्शन कॉल हुआ है, ये मेरा कॉल्ड मेंबर फंक्शन। ओके, चेंज यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट चेंज मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, लेकिन ये एक पैरामीटराइज था, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए प्रेफर किया था और यहां पे भी मैं ऑब्जेक्ट ही पास कर रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है 100 है, तो यहां पे इस टी में भी मेरी एक तरह से 100 होगी। तो यहां पे क्या कर रहा है टी डॉट नम इज इक्वल टू टी डॉट नम प्लस 100, तो मतलब यहां पे 150 हो गया, 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। ओके, अब system.out.println आफ्टर द मेथड कॉल object.num, तो वो मेरे को यहां पे 150 प्रिंट करेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि यहां पे किया हुआ चेंज का रिफ्लेक्शन आपके प्रोग्राम के बाहर कभी भी दिखाई नहीं देगा। जो यहां पे चेंज हो गया, जैसे 150 अगर ये कॉल बाय वैल्यू होता तो इसकी वैल्यू 150 की 150 यहीं पे ही रहती, जो कि मैंने कॉल बाय वैल्यू में आपको दिखाया। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जो चेंज यहां पे हो गया उसका रिफ्लेक्शन आपके प्रोग्राम के थ्रू आउट प्रोग्राम में होगा ही होगा। अब यहां पे भी आपकी वैल्यू क्या होगी है 150 होगी है, यहां पे 100 नहीं रहेगी जैसा कि कॉल बाय वैल्यू में रहा था। ओके, एंड नाउ दिस इज द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस एंड फंक्शंस प्लस उसकी कैटेगरीज, फंक्शन प्रोटोटाइप्स, जो कि आज के लेक्चर में हमने इसको कवर किया है। ओके राजेश, थैंक यू सो मच। Now first of all you have to open the BlueJ software, then whenever you open the BlueJ software then double click on test class। तो यहाँ पे प्रोग्राम रजे मैंने पहले से ही बना रखा है, क्लास टेस्ट इंटीजर वैल्यू, वही प्रोग्राम जो सेम टू सेम मैंने बोर्ड पे बना रखा था। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट टेस्ट ऑब्जेक्ट, एंड नाउ आफ्टर द कोड then you can compile it। whenever you compile then there is no error, then whenever you close this program then right click on this, then call the method। whenever you call the main function the output will be there before change 10 then after change 50, जो कि मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कॉल बाय रेफरेंस का इन जावा में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।